नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 10वीं की स्पर्श के अलावा एक बुक आती है संचयन, और उस संचयन का भाग 2 का चैप्टर पहला प्रकरण पाठ 1 हरिहर काका, जिसे हम आज समझेंगे। कुछ एक पॉइंट मुद्दे मैंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, जिनको सिर्फ पहले हम पढ़ लेंगे एक बार। पहला मुद्दा ये बताया गया है कि लेखक के मित्र व पड़ोसी हरिहर काका जो थे, वो लेखक के एक मित्र, जो बूढ़े व्यक्ति के साथ बच्चों की ज़्यादा बनती है, तो लेखक के मित्र व पड़ोसी। दूसरा, हरिहर काका का गंभीर होना, किसी बात पर न कुछ बोलना न कुछ कहना, पर गुमसुम रहना, ठीक है। तीसरा, ठाकुरबाड़ी का होना एक अड़चन, ठाकुरबाड़ी है पर उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौथा है हरिहर काका का अकेला भाइयों के साथ रहना, क्योंकि उनकी पत्नी मर चुकी थी और उनके भाइयों के परिवार के साथ ही उनका रहना मुमकिन था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। पर उसमें भी बहुत सारी बातें आपको पाठ में देखने को मिलेगी। और पांचवा है हरिहर काका की सहन शक्ति का जवाब दे देना, ठीक है। और एक तरफ मैंने लिखा है संयुक्त परिवार की विभिन्न समस्या को दर्शाना। यहाँ इस पाठ के लेखक का नाम है हरिहर काका, और पाठ का नाम हरिहर काका और लेखक का नाम है मिथिलेश्वर जी, माफ करना जरा। और मिथिलेश्वर जी ने आज के ज़माने में जो कुछ भी बूढ़े व्यक्तियों को सहन करना पड़ रहा है, पूरा इस पाठ में, हरिहर काका पाठ में बखूबी चित्र स्पष्ट किया हुआ है। कम से कम किसी भी व्यक्ति को यह पाठ एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा पॉइंट के हिसाब से, पाठ के हिसाब से, और आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये सारे मुद्दे क्यों मैंने लिखे हैं। और ये पाठ थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं वैसे ही प्रश्न आए। प्रश्न अपने हिसाब से बदल कर भी सीबीएसई बोर्ड अक्सर पूछता है, ठीक है। वो अभी बात की बात है, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। अभी सिर्फ शुरुआत के अंशों की बात की जाए तो हरिहर काका के यहां से मैं अभी लौटा हूं, मैं मतलब लेखक, ठीक है, उनके यहां गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही कुछ कह सके। दोनों दिन पास में देर तक मैं बैठा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। मतलब वो लेखक को कुछ भी बताना नहीं चाहते। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब हम चाहकर भी अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बहुत सारी बातें बता ना चाहते हैं, पर फिर भी हम बता नहीं पाते। वही बात यहाँ पर उनकी बताई गई है। और जब उनकी तबीयत के बारे में लेखक पूछते हैं पड़ोसी के नाते, मित्र के नाते, तो थोड़ा बहुत सिर हिला दिया और कोई बात नहीं की। और पर जैसे व्यक्ति बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके चेहरे से, आंखों से पता चल जाता है कि कौन क्यों, क्या, कैसे कह रहा है, क्या बता रहा है। और यहाँ पर भी यही बात है कि उनकी एक नज़र ही लेखक के लिए काफ़ी थी, और लेखक सब कुछ भाप जाते हैं कि कोई न कोई गंभीर समस्या जो है वो आन पड़ी है यहाँ पर हरिहर काका के साथ। उनकी जिंदगी से लेखक बहुत जुड़े हुए हैं। और बात यह भी है कि हरिहर काका लेखक को कंधे पर बिठाकर उनको बहुत दुलार करते, प्यार करते। छोटे बच्चे, सीधी बात है, सबको पसंद आते हैं और वो उनके साथ खेलते और अपना समय प्रसारित करते, ठीक है। और उनके अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण, उनमें प्रमुख कारण 2 है कि वो एक तो उनके पड़ोस में रहते थे और उनको घुमाया करते थे, उनको बहुत दुलार करते थे, ठीक है। और वे लेखक से
उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि वह उनसे कुछ छिपाते नहीं थे और सब कुछ खुलकर उनसे वे बातें करते थे। हमेशा अपने मन की बातें वो बताते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी, मतलब लेखक से भी, मझधार में जैसे उनकी नाव फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती लहरों में विलीन हो जाती, क्षीण हो जाती, कोई सुनने वाला नहीं था। सीधी बात है, सागर की लहरों की आवाज़ इतनी आती है, आप कितना भी चिल्लाओ, आपकी आवाज़ कुछ एक अंतर पर ही सिमट कर रह जाएगी। और यही बात यहाँ पर बताई गई है। और अतिरिक्त हो भी क्या सकता है, मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर इंसान कभी कभार इतना दुखी हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैं सिर्फ मौन धारण करूं और कुछ नहीं। और मौन धारण करना ना बोलने से बहुत ही बड़ा शस्त्र के स्वरूप में काम में आता है। ध्यान रखना सारे। लेकिन मन इसे मानने को तैयार कतई नहीं था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका जो है वो घिर गए थे। ध्यान रखना कि कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण वो कुछ न बोल पाते थे, न कुछ कह पाते थे, न कुछ कर पाते थे। और इन परिस्थितियों के कारण ही वो कुछ बताना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, पर शायद लेखक की वो उम्र जो है वो शायद उनको उस वक्त ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे मेरा बताना शायद ठीक नहीं होगा, या तो शायद वो समझ नहीं पाएगा, शायद वो समझ पाएगा तो सबको बता देगा, या तो क्या परिणाम होगा। इसके पहले लोग हमेशा दुखी रहते हैं कि कुछ नहीं करते। उसका कारण यह है कि मैं कुछ भी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं करते उसका कारण यही है कि मैं कुछ भी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। वो जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, फर्ज और जो नैतिकता और जो संबंध को जो आजकल महत्व नहीं दिया जा रहा है, उस वक्त के ज़माने में जब ये पाठ की शुरुआत लेखक ने लिखने की होगी और उस वक्त के पुराने ज़माने में वो सारी बातें जो है वो बताई जाती है कि उस वक्त संबंधों को बहुत मायने रखा जाता था। संबंधों की कीमत होती थी। आजकल संबंधों की, रिश्तों की, समाज की, भाइयों की, बहनों की शायद थोड़ी बहुत एक लिमिट जो है वो आ गई है, एक अंतर पड़ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आप हर बार, हर रोज़ पेपर में और सब जगह पढ़ते ही हैं कि भाई आज ऐसा हुआ, आज भाई भाई के साथ, भाई ने बहन के साथ बहुत कुछ झगड़े किए या बहुत कुछ अलग प्रकार की बातें बताई। वो सब सारी बातें जो है वो हमेशा देखी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिहर काका की स्थिति मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार मैं उनकी जगह होता तो शायद हो जाता। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि हरिहर काका की जगह अगर कोई और होता या मैं होता तो भी शायद इस गूंगेपन का, ना कुछ बोलना, ना कुछ कहना, ना कुछ करना, शायद बहुत सारी गंभीर परिस्थितियों को दर्शाने लगता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह क्वेश्चन मार्क। यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव और खासकर अपने गांव की ठाकुर बारी, मैं शब्द रोककर फिर से बोल रहा हूं, अपने खास गांव की एक ठाकुर बारी का जिक्र यहां पर कवि जो है, सॉरी लेखक जो है वो करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इन सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं ताना बाना इस ठाकुर बारी से, एक संयुक्त परिवार से, हरिहर काका से, लेखक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहानी हमेशा इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती तो है। ठीक है, गांव की ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय लेखक देना चाहेंगे। लेखक ये कहते हैं कि मैं आपको यह परिचय देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक क्या कहते हैं कि मैं अगर आपको यह परिचय दे दूंगा तो कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार
बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं, मतलब मुख्य जो जगह होती है। गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी जी, जो ठाकुर जी की एक विशाल एक ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। और इस ठाकुर जी की इस जगह का जो ताना बाना जो लेखक ने यहाँ पर बताया है, वो एकदम अलग प्रकार की सोच, अलग प्रकार के घर परिवार की जिम्मेदारियां, अलग प्रकार की बातें, वो एक काफी कुछ सोचने पर किसी भी मनुष्य को, चाहे भले 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का एक व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पर उसे सोचने पर मजबूर जरूर करेगा ये पाठ। ऐसा एक यह मजेदार पाठ है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बात यह है कि गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, ये तो कोई अता पता नहीं है, पर वहां पर बहुत सारे वर्षों पहले एक संत आकर रुके थे, झोंपड़ी बनाई थी और सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। लोगों से मांग कर, भिक्षा आवंटन करके खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके, चंदा मतलब चंदा इकट्ठा करके, जैसे बहुत सारे मंदिर बनवाने होते हैं या मस्जिद बनवानी होती है या कुछ भी होता है, तो लोग जो है वो दान करते हैं, उस दान के स्वरूप को चंदा बोला जाता है, और उस चंदे को इकट्ठा करके मंदिर बनाया गया। और अब ऐसा हो गया कि बाद में चंदा करके यह ठाकुर जी का यह मंदिर बनाया गया। और फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में, मतलब मंदिर के विस्तार में बढ़ोतरी हो गई। जैसे मान लीजिए पहले छोटा सा नगर होता है, फिर उससे धीरे धीरे बड़े बड़े लोग आने रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया आने लगता है, फ्लैट बनने लगते हैं, मकान बनने लगते हैं, सारी दुकानें बनने लगती है, तो वो एरिया पूरा बड़ा होता है। उसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, और वो इतना बड़ा मतलब एक स्वरूप ले लेता है, बात मत पूछो। और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मतलब मन्नत मानते। उस वक्त के जमाने में लोग हमेशा भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करते। उस वक्त डॉक्टर के बजाय लोग भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, और आज डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई आप डॉक्टर जो भी बोलो यूं। ज्यादातर भगवान पर भी आज करते हैं, नहीं करते, ये श्रद्धा का विषय है। मैं कुछ आपको गलत बात सिखाना नहीं चाहता हूँ, पर ज्यादातर ऐसा हो गया है कि भाई अब डॉक्टर बोले वही सही, और हम और आप तो डॉक्टर है नहीं कि इस बारे में कुछ विशेष टिप्पणी कर पाए। ठीक है, उस मुद्दे को हम साइड में रखते हैं और मनौती मानते, ध्यान रखना है ठाकुरबाड़ी के आगे जो बात बताई गई है कि मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको जिनको सफलता मिलती जाती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर और अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपना खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। मतलब लोग खुश होते ठाकुर जी की, जैसे गुजराती में कहते हैं बाधा, मन्नत मानना, वो मन्नतें पूरी होना, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाना। हम किसी भी देवी माँ के मंदिर में या मस्जिद में या जहाँ पर भी हमने मन्नत मानी है, हमारा काम पूरा होता है तो हम वहाँ पर जाकर वो प्रसाद या जो भी है उस चीज़ को चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी यही बात है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा या अनाज या जेवर या रुपये। आप लोगों ने अगर गोल्डन टेम्पल मंदिर देखा हो अमृतसर में, पंजाब में, तो उस मंदिर के एक दान पेटी में बहुत सारे व्यक्ति जो आते हैं हर रोज, और कुछ न कुछ हजारों लाखों रुपये और सोने के जेवर, चांदी के जेवर वगैरह सब दान में करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरी चिट्ठी बनाओ, मेरा यहाँ नाम लिखो, दीवार पे उस स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम लिखा जाए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं करता है। तो ये एक प्रकार का गुप्त दान होता है। दान करने की भी बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है, तो ठाकुर जी की कृपा से मुकदमे में उनकी जीत हुई, तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई कि ठाकुर जी की हमने मनौती मानी थी। और लोगों के इस विश्वास का यही परिणाम हुआ कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। मतलब जिस चीज़ को लोग महत्व देने लगते हैं उस चीज़ को लोग ज़्यादा देखते हैं, और उस चीज़ को देखने के बाद उसमें धीरे धीरे उसका सुधार होना, उसका विकास होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक छोटा सा नगर होता है और फिर वो उसमें धीरे धीरे पब्लिक जो है वो उस एरिया को विस्तृत करती जाती है और उसमें धीरे धीरे विकास होता है। बस वैसे ही यहाँ पर ठाकुरबाड़ी का धीरे धीरे कलेवर या विस्तार जो है वो बढ़ने लगता है। लोगों के मन में श्रद्धा का भाव जो है वो भी बढ़ने लगता है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है।
यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे, कितनी? ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है, 20 बीघे खेत। सोच लो, ठाकुरबाड़ी के नाम पर, मतलब वो किसी व्यक्ति की मालिकाना हक नहीं है उसमें, ठीक है। और धार्मिक लोगों की एक समिति है, जो मतलब जैसे समितियां होती है, संगठन होता है, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन करते हैं। और उसके संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक 3 साल के बाद वहां पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। तो अब ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करवाना तथा धर्म के विमुख, मतलब धर्म के विरुद्ध में जा रहे लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, या कोई अवसर हो, या जन्मतिथि हो, या निधन हुआ है तो निर्वाण दिन हो, या ऐसे कोई अवसर पर वो भजन या कोई ऐसे प्रसंग होते थे जहाँ पर वो भगवान की आराधना की जाती थी और आवाज बराबर गूंजती रहती। गांव अब भी बाढ़िया सूखे की चपेट में आता है। ठाकुर जी के अहाते में तंबू लग जाते हैं लोग, और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। कोई शादी है, कोई जन्म है, कोई भेंट लाए हैं, कोई अन्न वस्त्र है, जो पहला है वो ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर जाकर कथावाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी, मतलब पहली बार जब गेहूं को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे दवनी कहते हैं, और उसे लोग ठाकुरबाड़ी के वहाँ ले जाकर अपने अनाज अपने घर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर देकर। ध्यान रखना। और परिस्थितिवश अब हम वापस आते हैं हरिहर काका की ओर, कि परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया। अब किसी भी चीज को चालू करना या बंद करना एक उसका अलग ब्यौरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कारण ये है, ध्यान रखना सभी लोग, कि या तो वहां पर कुछ गलत हो रहा है, या तो वो जो हो रहा है हमें पसंद नहीं है। और वही हुआ कि मन बहलाने के लिए वो ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका कभी कभार जाते थे, परंतु वहां के साधु संत, लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और काम धाम करने की कोई उनको रुचि नहीं थी। ठाकुर जी के भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खा के बस मस्त रहते थे और मोहब्बत का चंदन घिसते रहते थे। और उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है। मतलब वैसे भी साधुओं को कहाँ कोई फैक्ट्री में जाना होता है या खेती के काम करना होता है, या कोई भी ऐसे नहीं। वहाँ पर तो वहाँ जाना आना, बैठना उठना, दान लेना, दक्षिणा लेना और सारे वहीवट करना, और 2 जून हलवा पूरी, मतलब तबीयत से 56 भोग का भोग लगाना, और ठाकुर जी को भोग लगाए तो ठाकुर जी कहाँ रूबरू खाने वाले हैं, वो सब जो है वो महंत और पंडित ही खाने वाले हैं। मतलब कुल मिला के एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा जीवन गुजर बसर करना कि भगवान के नाम पर, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे व्यक्तियों के ऐसे नाम भारत में, गुजरात में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो चुके हैं जो भगवान के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। और ऐसी एक कोई पिक्चर शायद पीके और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आ गई हैं जो ऐसे संत महात्मा लोगों को अंधश्रद्धा में इन्वॉल्व करके उनको बेवकूफ बनाते हैं और उनकी श्रद्धा का बेजा फायदा उठाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए सभी विद्यार्थियों को कि इस जमाने में ऐसा कोई काम नहीं है जो चुटकियों में चमत्कार से हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात हरिहर काका की थोड़ी बहुत करते हैं कि हरिहर काका के 4 भाई हैं, ठीक है। सबकी शादी हो चुकी है, सबके बाल बच्चे भी हैं, और बड़े भाई के, छोटे भाई के लड़के तो काफ़ी सयाने, मतलब बड़े हो चुके हैं, 2 की शादियां भी हो चुकी हैं, और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क, मतलब क्लर्क का काम करता है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देश से कोई, मतलब हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए दूसरी शादी की, पर फिर भी वे बे औलाद रहे, और फिर भी लोगों ने उसके बाद बोला 2 शादियां करने की प्रतीक्षारत रहे, करने के बाद भी, पर फिर भी बच्चा न होने के कारण उनकी पत्नियां, दोनों जो है वो दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार के। बहुत बार 1-2 मार्च के प्रश्न में पूछा जाता है बोर्ड में कि भाई हरिहर काका की कितनी पत्नियां थी और उन्होंने कितनी शादी की। तो ध्यान रखना, उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग 2 शादियां की थी, और वो प्रतीक्षारत रहे बच्चे के लिए, पर उनको बच्चे का
को संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई और उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। और तीसरे लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि ये मुझे शादी नहीं करनी है। और वह इम्तिहान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ पर यही बात है ध्यान रखना कि अब लेखक जो है वो हरिहर काका जो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और क्यों रह रहे थे उसका भी एक कारण आ रहा है कि हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत था। कितने बीघे? कुल यहाँ पर ये ठाकुर बाड़ी का है और ये 60 बीघे जो है वो हरिहर काका के खुद के भाइयों का, मतलब 15 चौके 60, तो हरिहर काका का खुद का 15 बीघे जमीन जो है वो उनके नाम की थी। ठीक है, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़े कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं, संयुक्त परिवार में रहते आ रहे हैं। पर उस संयुक्त परिवार की समस्याएं कैसे उत्पन्न हो जाती है और कब बड़ा स्वरूप ले लेती है, कभी कोई जानता नहीं है। ठीक है, हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। पर आजकल के आधुनिक जमाने में शायद अब औरतें ऐसी हो गई है कि शायद उनको घर वालों की सेवा करना, थोड़ा बहुत बूढ़े व्यक्तियों का बोलना, थोड़ा बहुत उन बूढ़े व्यक्तियों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी चाकरी करना, ये शायद उनको पसंद नहीं है। और समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक तो वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, मतलब कुछ एक दिनों तक हरिहर काका को वो अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा गया, उनको सारी बातें बताई गई, उनको नाश्ता खाना पीना बैठना उठना सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया। पर कुछ एक बात ऐसी है कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ जो रूटीन में आ जाती है वो उसके लिए गंभीर परिणाम लाने के लिए खड़ा हो जाता है, वह गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक है, कुछ दिनों तक तो चलता रहा, पर फिर उनको कौन पूछने वाला था। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को, मतलब ये जो सारी पत्नियां हैं वो हरिहर काका के भाइयों को हवा खिलाते हुए, मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती, कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। और आज के जमाने में अगर वृद्ध व्यक्तियों की अगर कोई समस्याएं खड़ी हो गई है तो मुख्य रूप से उनके लड़के लड़कियां उनको रखते नहीं है। और इसीलिए तो भारत सरकार ने अब पिताजी की संपत्ति में भी लड़कियों को उतना ही हक देने का निर्णय कर लिया है कि अगर लड़के या लड़के की बहू अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो लड़की जो है वो अपना हिस्सा मांगकर माँ बाप को रख सकती है, या तो माँ बाप को उनका हिस्सा जो है वो दिलवा सकती है और उनके घर भी ले जा सकती है। तो ये सब सारी समस्याएं पहले नहीं थी, पहले लोग सहन करते थे। अब ज्यादातर ऐसा हो गया है कि लोग जो है वो सहन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती, वो मुसीबत में पड़ जाते, उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं था और सब बच्चे और बाकी सारे लोग जो है वो धमा चौकड़ी मचाते रहते, लोग अपने कामों में मशगूल होते और मर्द खेतों पर गए होते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों को पूर्ति उनकी करनी पड़ती। ऐसे वक्त में उनको अपनी पत्नियां बहुत याद आती और याद करके उनकी आंखें भी भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन ही क्षणों में हुई थी। मतलब कि अब ये भाइयों की पत्नियां जो है वो मेरा ख्याल नहीं रख रही है, मेरे खुद की भी 15 बीघा जमीन है, फिर भी ये मुझे इतना महत्व नहीं दे रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है, तो शायद अब आने वाले समय में कुछ करना पड़ेगा, ऐसा अंदाज उनको आ गया था। ध्यान रखना। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके वो रोते थे और भाइयों के प्रति उनका मोह भंग शुरू हो गया था। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले लड़के का भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बच के चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन थोड़ा बहुत स्वादिष्ट भोजन करने का
हाँ, सीधी बात है कि हम बीमार हैं तो हमें थोड़ा बहुत फिर अच्छा खाना मुंह को अच्छा लगे, इसलिए हम थोड़ा बहुत घर पर बोलते हैं कि अगर अच्छा कुछ खाना मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था, मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि वो आया और मुझे अच्छा खाना मिलेगा, पर हकीकत में जिसके बहाने उन्होंने अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी, परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। मर्द सारे दमनी हो रही थी, इसलिए खाना खाकर सब चले गए। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका ने तो पहले ही खा लिया होगा। उनकी पत्नियों का ये व्यवहार जो है वो हकीकत में भाइयों को खबर नहीं था, और इनकी पत्नियां जो हैं भाइयों की वो बहुत स्वार्थी थी। हालांकि भाई भी स्वार्थी हैं, वो आगे आएंगे, पर उनकी पत्नियों ने अगर अच्छी तरह से ख्याल रखा होगा या रखा होता तो शायद इस वक्त ये समस्या खड़ी नहीं होती। और जैसा तैसा जो भी पड़ा हुआ था ऐसा रूखा सूखा उनकी पत्नी ने खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात मट्ठा और अचार। बस अब हरिहर काका की जो बातें हैं यहाँ पर वो आ गई है कि भाई हरिहर काका का जो एक सहन करने की उनकी जो शक्ति है वो जवाब दे जाती है कि वो क्या बोलते देखा सुनने कि जैसे हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी, जल्न से आवाज आई और थाली आंगन में गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां आजू बाजू में जो बैठते हैं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो, बहू को सुना रहे थे, ध्यान रखना, समझ रही हो कि मुफ्त में खाना खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी, और मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। हरिहर काका उनकी पत्नियों को क्या कहते हैं, मैं कोई अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, आदि करके बहुत सारी बातें जो है वो उनकी पत्नियों को सुनाते हैं। और हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, ध्यान रखना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जब हम ऐसी बातों का ब्यौरा, हमारे घर पर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तब आजू बाजू वाले लोग अचानक से आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाता है, ऐसी गंभीर परिस्थितियां इकट्ठा हो जाती है जब जो बातें सबको पता नहीं चलनी चाहिए वे सभी और सारी बातें जो है वो लोगों को पता चलने लगती है। और वही हुआ। उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे, उनके वहां ही आए हुए थे। वार्षिक हुमाद मतलब हवन के अंदर प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री, जैसे कोई मंत्र बोला जाता है, उसके बाद जो हवन में जो सारी सामग्री डाली जाती है उसको हुमाद कहते हैं। उसमें तिल और बहुत सारे घी और बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और वह घी और शक्की लेने आए थे। लौटकर उन्होंने मोहन जी को विस्तार से सारी बात बताई और उनके कान खड़े। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित समझा। तत्क्षण मतलब तत्काल टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से वे चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका दालान तक उनको जाना नहीं पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। ध्यान रखना, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, और सीधी बात है, यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं। हकीकत में वे हरिहर काका को फंसाना चाहते थे, इसीलिए ये बेतुकी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें उनको बताकर उनकी जमीन और उनकी जायदाद जो है वो हथियाना चाहते थे। ये उसका उद्देश्य था महंत का। वो कहते हैं ये तो सब माया का बंधन है, तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय तुम्हारा अपना कोई नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के सगे हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन से वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से या किसी और में प्रेम नहीं लगाते। उनका कहना यह था कि
कुछ भी ऐसी कानाफूसी करके, कान भर के मैं हरिहर काका को अपनी बात में डाल देता हूँ और अपनी बात में मना लेता हूँ, और वो शायद मेरा समर्थन करेंगे कि आप लोगों को आपको जीने की जरूरत है तो सिर्फ महंत जी के लिए, पंडित के लिए, ठाकुर बारी के लिए, अब आपका जीना मरना सब कुछ यही होगा यूं, ठीक है। पर उसके पीछे का जो स्वार्थ था, षड्यंत्र जो था, वो किसी को पता नहीं था। ध्यान रखना। तुम्हारे हिस्से में जो वो बोलते हैं, देखो यहाँ पर आता है, लिखा हुआ है, तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर देख तो लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। सही बात है, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं रहा था, और आज कह देता हूं कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। अब आया मुख्य स्वार्थ यहाँ पर कि तुम अब अपना ये जो तुम्हारा जो 15 बीघा जो खेत है, वो 15 बीघे का खेत जो है वो ठाकुर बारी के नाम लिख दो। तुम्हें यहाँ पर जलसे होंगे, तुम्हारा खाना पीना बैठना उठना सारी क्रियाएं ध्यान में रखी जाएगी, और तुम्हें कोई कष्ट या कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा महंत धीरे से अपनी बात, क्योंकि हमेशा स्वार्थी और षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं वो पहले अच्छा बोलते हैं, जैसे सोना चमकता है, और सोने से ज्यादा कभी कभार पीतल जो रंग बदला हुआ होता है वो ज्यादा चमकता है, और इसीलिए यहाँ पर वे अपना रंग जो है वो बाद में दिखाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि तुम ये अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। अब वहां भगवान को क्या पता चलने वाला है कि इसने मुझे 15 बीघे जमीन दी, पूरी पृथ्वी तो भगवान उनका संचालन कर रहे हैं, पर ये हरिहर काका को बेवकूफ बना रहे थे। ध्यान रखना, जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पैर पखारेंगे, एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएगी सारी चीज, सिर आंखों पर रखा जाएगा, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था? तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारक, बिना कारण, बेकार न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो वो 10 भर तुम्हें देगा, 10 भर तुम पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। और यही बात जो है वो यहाँ बताई गई है कि हरिहर काका को यह महंत जो है वो बेवकूफ बना रहा है, उनकी जमीन हथियाने के लिए, उनकी संपत्ति हथियाने के लिए, बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें जो सिर्फ अच्छा लगाने के लिए लोग बोलते हैं, वैसी ही बातें जो है वो यहाँ पर हरिहर काका को लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि ये जो बातें हैं वो हरिहर काका के दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ तो जाती है, पर उनको ये इस बात का एहसास होता है कि अगर मैं अपनी जो जमीन है वो अपने भाइयों को नहीं दूंगा और ठाकुर बारी में दे दूंगा तो अपने भाइयों के साथ विश्वासघात होगा। आखिर में तो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। ऐसा एक रिश्ते का एक अनमोल संबंध ऐसा होता है कि हमेशा हम अपनों को ज्यादा याद करते हैं और अपनों के लिए हमेशा जीते हैं। ध्यान रखना। पर हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था। अब अपनी बात समाप्त कर मोहन जी ने प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, चेहरे के भाव देखते रहे। ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे पलंग पर उनको इनका आराम का इंतजाम किया जाए, और उनके कहने पर जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी एक सुंदर कमरे में पलंग लिटा दिया। और मोहन जी उन्होंने पुजारी जी से उनको यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए। हरिहर काका को मोहन जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, और इसीलिए ठाकुर बारी में अब चहल पहल शुरू हो गई थी। बोर्ड के CBSE के पेपर में बहुत बार ऐसा आता है कि ठाकुर बारी के लोगों ने मोहन जी ने या ठाकुर बारी के लोगों ने हरिहर काका के साथ कैसा बर्ताव किया, या हरिहर काका ने अपने भाइयों के साथ, या भाइयों ने हरिहर काका के भाइयों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, और ठाकुर बारी में चहल पहल क्यों शुरू हो गई थी। तो ये सब सारी बातें जो है वो बोर्ड में प्रश्न अलग अलग रूप से, भिन्न भिन्न रूप से पूछे जाते हैं। देखो, फिर अब बात ये हो गई कि शाम हो गई, घर के मर्द जो है वो, घर के पुरुष वर्ग जो है वो घर पर आए,
पूरी घटना का पता चला, बेचैन हो गए और मन शंकालु और बेचैन हो गया था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। हाँ, ये एक सही बात है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिना जानकारी किसी के बताए भी लोगों को पता चल जाती है। तो यहाँ पर उनके भाइयों को भी किसी गांव वाले ने या गांव में या खेत में या किसी ने भी बोला होगा कि ये सारी बातें तुम्हारे भाई हरिहर काका के साथ हुई है। और वे शाम गहराते गहराते हरिहर काका और तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ टपके। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। पर इस शांति मिलने के पीछे एक स्वार्थ लगा हुआ है, वो कोई जानता नहीं है। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। उनके हरिहर काका के भाइयों को वहां से निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। देखो ध्यान रखना कि जो गलत चीजें होती है ना, वो बहुत अलग अलग प्रकार के स्वरूप में हमारे सामने हमेशा पेश आती है। घी टपकते हुए मालपुए, रसगुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी जी स्वयं अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। सोच लो, क्योंकि स्वार्थ था। बिना स्वार्थ के इस जमाने में कोई कुछ करता नहीं है। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी पाया नहीं था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हरिहर काका जैसे व्यक्ति को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी लाभ ले सकता है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ 2 टाइम का अच्छा खाना, थोड़ी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी और थोड़ी बहकाने वाली अगर बातें हम कहते हैं तो वो 15 बीघे के अगर उनके सामने 60 बीघे हो ना तो भी शायद वो धोखेबाजी में या जबरन महंत जैसे व्यक्ति लेना चाहे तो भी वह ले सकते हैं। ऐसा मेरा एक अनुमान है। ठीक है, इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। आशंका उठती रही कि 15 बीघे खेत हैं, लाखों की जमीन अगर ऐसे ही चली गई तो क्या होगा। अब कुल मिला के भाई नहीं पर भाई की 15 बीघे जो जमीन है उस जमीन की बातें भाइयों को कचौटती जा रही थी। रात भर नींद नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। सुबह तड़के मतलब सुबह होते ही तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की भी बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई कि हम तो भाई आपके भाई हैं, आप हमारे लिए ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। वो तो महंत है, वो तो दूर का रिश्तेदार भी नहीं लगता आपका, और हम तो आपके अपने हैं, सगे हैं, आप हमारे साथ कैसा कर सकते हो ऐसा। और हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां हम कभी भी दूसरी बार नहीं दोहराएंगे। ये सारी बातें कहकर हरिहर काका का दिल पसीज गया और वह पुनः वापस घर लौट आए। ध्यान रखना, पुनः वापस घर लौट आए। पर घर लौट आने के बाद उनके साथ क्या होता है वो तो एक दर्दनाक, अकल्पनीय और ऐसी बात है जिसके ऊपर शायद कोई अपना भी अपनों के साथ जो ना करता हो वैसा हरिहर काका के भाइयों ने उनके साथ किया। वो भी आगे मैं आपको बता रहा हूं। देखो फिर, लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर का जो माहौल देखा उन्होंने, सुखद और आश्चर्य है। सब उन्हें सिर पर आंखों पर उठाने लगे। पत्नियों ने उनके पैर माथे पर रख गलतियों की क्षमा याचना की, आओ भगत की खातिर शुरू की। वैसी खातिर उनकी मेहमान आने पर भी नहीं होती थी उनके घर पर। और उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जुन खाना नाश्ता, दोनों जुन मतलब कि हर बार सुबह दोपहर शाम उनके पसंदीदा खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ उस बूढ़े व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। कि कुल मिला के ये स्वार्थ था कि ये अगर 15 बीघे खेत अगर दे देंगे तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा उनके भाई जो है वो सोचते थे। और उनकी 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद हमेशा तैयार रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियों और 2 उनकी बहुएं हरिहर काका का आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाती हाजिर। वे समझ गए थे
कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा था, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ये इनके भाई का स्वार्थ था। महंत जी ने तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये बातें बताई थी, पर ये इनके भाई का स्वार्थ था हो रही थी, और इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे, पर वो गलत थे। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि महंत जी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बड़े भाई की सेवा की, हरिहर काका की सेवा की, पर उनका जो मन है वो पीछे मन में एक षड्यंत्र चल रहा था। इसीलिए यहाँ पर जो उनके भाई में जो भोले लोग होते हैं, जो जल्दी ज्यादातर लोगों के ऊपर जल्दबाजी में विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा दगा या धोखा होता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो हमेशा ज्यादा जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, और वही लोग उनके साथ विश्वासघात करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसी ही बातें हुई है। दरअसल लोगों की जुबान तो से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार, पैनी मतलब कटाक्ष वाली और व्यंग्य होती है। जो लोग बातें बोलते हैं ना, वो बहुत पैनी और कटाक्ष होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है और आपके घर के बारे में आपको खुद को नहीं पता है, पर बाहर के लोग आपके घर के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में, आपके पापा के बारे में, या किसी भी सदस्य के बारे में जब बाहर से आपको कोई बात पता चलती है तो आपको बहुत दुख होता है। बस वही बात है, यहाँ उस सच्चाई से अवगत हो गए थे हरिहर काका ने, भाइयों ने ही। इसके बावजूद महंत ने भी और इन्होंने भी जो बातें बताई थी, इसके बावजूद भी गाँव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर भी वे तो गाँव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला था, उनका कोई अंत नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हरिहर को अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि इससे उनकी जो कीर्ति है वो अचल बनी रहेगी, पूरे जन्मों जन्मों तक लोग उनको याद करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इस बात में कि नहीं, उनकी अगर ज़मीन जो है उनके भाइयों को ही देनी चाहिए, ये तो उनके भाइयों के साथ धोखा होगा। तो यह बात जो है वो बताई गई है कि मान्यता यह थी कि भाई के परिवार तो अपना ही होता है। मैंने जो आगे बताया आपको, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। मतलब खून के रिश्ते के बीच दीवार बन गई तो कुछ भी अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। और जितने यूं उतनी बातें, और पूरे गांव में ये सारे मसले को मसाला देते हुए सब लोग मौन नहीं रहना चाहते थे। सब कुछ अपने अपने तरीके से अपना अपना समाधान ढूंढ रहे थे। कोई हरिहर काका के बारे में बोल रहे थे, कोई उनके भाई के बारे में, कोई उनकी पत्नी के बारे में, कोई महंत के बारे में, कोई ठाकुर जी के बारे में। पूरे इस पैराग्राफ में यही बात बताई कि धार्मिक संस्कार के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से ये लोग जुड़े हुए। असल में सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। साधु संतों का कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं, और वहाँ के इसलिए हिमायती है। प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान यहाँ पर शायद थोड़े कम हैं, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब लोगों को ऐसा पता चल चुका था कि शायद अब कुछ गलत होगा ही होगा, और गलत होने ही वाला था। क्या गलत होने वाला है मैं आपको ये बताता हूँ। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि आप अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। अब धीरे 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 उनके भाइयों का स्वार्थ सामने आने लगा कि भाई आप तो वैसे भी उम्र हो चुकी है, ठीक है, बाद में भी देनी है, तो अब क्यों नहीं आप एक काम कीजिए, जो आपकी 15 बीघा जमीन है वो हम तीनों भाइयों को 5-5 करके दे दीजिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, देखो क्या होता है आगे। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। लेखक के साथ उन्होंने काफी बात की। अंततः मैं मतलब लेखक और हरिहर काका इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब लास्ट मोमेंट परिणाम पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को या किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपना भाई हो या कोई मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, और लेकिन इसके बावजूद भी जीवन कुत्ते का जीवन जैसे मतलब जीना हो गया, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था। अनपढ़ व्यक्ति जरूर थे, पर समाज में हो रहे या घर में हो रहे बदलाव को पहचानना बहुत जरूरी है। और यह निश्चय किया कि जीते जी मैं अपनी जमीन किसी को नहीं लिखने दूंगा।
हाँ, और अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो ये जमीन अपने आप आपकी हो ही जाने वाली है, तो फिर क्यों आप चिंता कर रहे हो, ठीक है, और मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। वो बात से मतलब जो पीढ़ीनामा होता है उसमें तो आपको अपने आप ही मेरे मरने के बाद जमीन मिल ही जाने वाली है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में मतलब राह देखने में लग रहे थे, और जहां कहीं एकांत पाते वह कहते, हरिहर विलंब न करो, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, लिख दो, खाता कर दो, और जिंदगी ठाकुरबाड़ी में जिंदगी भर राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त होगा, या देवलोक को प्राप्त करोगे या तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें। महंत एक तरफ जमीन लेने के लिए दौड़ा भागा जा रहा है और एक तरफ अपने खुद के भाई जो है वो स्वार्थी होकर इस जमीन के लिए दौड़ा भागी कर रहे हैं। अब हरिहर काका के सामने उनके यहाँ हमारे जो ये लेखक है, लेखक के पास वे चर्चा करते हैं कि नहीं, हमें ये अपनी जीते जी जिंदगी में लोगों के ऊपर आधारित रहना पड़े, ऐसी जिंदगी कभी जीनी नहीं है। मैं मर जाऊंगा तो मेरी जमीन अपने आप भाइयों के नाम हो जाएगी। उन्होंने सोचा तो नहीं था कि मैं महंत को ये जमीन दे दूं, पर देखो आगे क्या होता है। लेकिन हरिहर काका महंत को हाँ भी ना कहते, ना भी ना कहते, कुछ ना कुछ कहते नहीं, ना कहकर वह महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, और क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो चुके थे। उनका मुख्य मुद्दा ये था कि अपनी जो जमीन है उस जमीन को वे किसी भी रूप में जीते जी किसी को भी देने के लिए वो तैयार नहीं थे। अपनी जो जमीन है, ये जो जमीन, ठीक है, जमीन जायदाद का जो मामला है, ध्यान रखना, ये जमीन जायदाद का जो मामला है वो आज भी भारतवर्ष में चल रहा है। आप लोगों ने पेपर में, न्यूज़पेपर में, दिव्य भास्कर, संदेश या गुजरात समाचार में देखा होगा कि भाई भाई के साथ जमीन के लिए लड़ा है, पिताजी के साथ लड़ा है, या तो बहनों के साथ लड़ा है, या तो सगे संबंधियों के साथ या पड़ोसियों के साथ, इन जमीन के, घर के और जेवरात, सोने, गहने और सारे आभूषणों के लिए ये सारे झगड़े वगैरह होते हैं। तो इन सब के लिए ये सब बातें हो रही होती है। पर हरिहर काका अनपढ़ जरूर थे पर बेवकूफ नहीं। उन्होंने एक मन में निश्चय ठान लिया था कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी को दूंगा नहीं। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर होती जा रही थी। महंत जी इस बात को सहन नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु सारे उसके भाई जो है दूसरी ओर परिवार, मोह माया बंधन है, इसके लिए वह हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाद में हरिहर काका स्वयं ही राजी हो जाएंगे, मतलब मैं जबरदस्ती करूंगा, उनका अपहरण करूंगा, उनको मारूंगा, पीटूंगा, तो वो शायद बुरा व्यक्ति क्या कर लेगा मेरे सामने, और हमारे जो सुरक्षा कर्मी है उनके आगे उसकी क्या चलेगी। तो वो जबरन सब कुछ करना चाहते थे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुटे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका को, भाइयों को इसकी जरा भी भनक तक, मतलब थोड़ी सी आहट तक भी नहीं लगी। ठीक है, बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर जी के ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आदम के, उनके घर पर आदम के, हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करे और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक तो वे आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। चंपत मतलब उनका अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गया, इनको कोई किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और सब लोग देखते ही रह गए। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। गांव में किसी ने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी, न देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक के तो ताते लग गए, जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे और बातचीत करने के लिए लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या परिणाम हो सकता है। यूं हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दलबल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा, सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं है। शक था
पर वो यकीन में नहीं बदला पाए। और डाकुओं का बाहर के शायद डाकुओं का है, वे तो घर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। उस वक्त डाकुओं का, उस वक्त के ज़माने में डाकुओं का भी बहुत मुश्किल हालातों का सामना ऐसा लोगों को, गांव वालों को करना पड़ता था। उनको डाकू वगैरह भी प्रताड़ित करते थे गांव के लोगों को। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा में और प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए, उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। तो अब आज हम इतना ही यहाँ पर इस अंश को समाप्त करते हैं, यहाँ रुकते हैं और फिर आगे की जो पाठ की जो समझाने की जो सारी बातें हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।